नमस्ते। लाइव लॉ के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लाइव लॉ हर एक कोने में पहुंचने के लिए ये हमने हिंदी में एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले की फर्स्ट सीरीज में आज हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जिनका नाम है श्री राकेश द्विवेदी जी। सर लाइव लॉ श्री राकेश द्विवेदी जी का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सर ने 1972 में ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद से और उसके बाद वो 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने लॉ पास किया। इसके बाद सर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करीब 20 साल और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे। सर सीनियर एडवोकेट बनने के बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस उन्होंने शिफ्ट कर ली और तब से सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दों से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो आज हम उनसे एक इनफॉर्मल बातचीत करेंगे और मेरे साथ हैं पार्वती जो कि सर से पहला सवाल पूछेंगी। तो पार्वती आप सर के साथ में। सर पहले हम आपके करियर की स्टार्टिंग के बारे में ही पूछेंगे। जैसे आप अभी इतना बड़ा एक लॉयर बन गए हो, लेकिन हमारी जनरेशन के लिए आप तो एक बहुत बड़ी इमेज है आज। तो आप ये बताइए कि आपका करियर का शुरुआत कैसा था? अध्ययन काल के समय ही मैं खेल में ज़्यादा रुचि थी और सभी खेलों में मैं दखल रखता था, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, परंतु अंततोगत्वा हम क्रिकेट के खेल में ज़्यादा ध्यान दिया और 1972 में पहले इलाहाबाद हाई स्कूल्स की टीम में खेले, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की टीम से खेले और फिर रणजी ट्रॉफी 1972 में खेला हमने और शुरुआती बल्लेबाज के तौर पे। पर उसी सन 72 में हमारे पिताजी सुप्रीम कोर्ट में जज के हैसियत से एलिवेट हो गए थे, तो उन्होंने हमारे खेल की तरफ ध्यान को समाप्त करने के लिए मुझे वहाँ इलाहाबाद से खींचकर दिल्ली अपने साथ ले आए और कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन हुआ। और एडमिशन होते ही दिल्ली के जो खिलाड़ी थे, क्योंकि इलाहाबाद और दिल्ली विश्वविद्यालय के मैच में हम खेल चुके थे उनके विरुद्ध, तो वो सारे के सारे उस तत्कालीन जो खिलाड़ी थे दिल्ली के, वो सब हमारे पास आए कि आप यहाँ से खेलिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि अब खेल समाप्त। मैंने ये सोचा उस वक़्त क्या है कि क्रिकेट के खेल में ना इतना लोकप्रियता थी और ना ही इतना कोई धन दौलत था। बहुत से लोग जो रणजी वगैरह खेल लेते थे वो टीटीआई वगैरह बन जाते थे रेलवे की टीम्स में। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे चुनना पड़ेगा कि किस रास्ते में आगे बढ़ना है, और सुनील गावस्कर वगैरह ओपनिंग बैट्समैन ऑलरेडी थे वहाँ पर, तो कोई सवाल था नहीं कि हमने, तो रास्ते बंद नज़र आ रहे थे, तो हम उनको मना करके, और तब मेरा असल में अध्ययन शुरू हुआ और पिताजी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। मेरे पहले गुरु वही हैं और उनके साथ साथ जो उनके चेले थे, शिष्य थे इलाहाबाद में और फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, आर.के. गर्ग साहब। हाँ जी। तो वो भी ह्यूमन राइट्स और वर्किंग क्लास के लिए समर्पित थे और कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर थे। जी हाँ। तो मैं लॉ फर्स्ट ईयर के पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट अटेंड कर रहा था। अच्छा। उन दिनों 7 बजे से 11 बजे तक क्लासेस चलते थे और स्पेशल बस पकड़ के हम 11:30 तक यहाँ पहुँच जाते थे। सही स्पेशल चला करती थी। हाँ, और 11:30 से सुप्रीम कोर्ट में हम केशवानंद भारती का मुकदमा जो चल रहा था, बहुचर्चित। ऐसा मुझे याद है केशवानंद भारती वाले मुकदमे में आपके पिताजी भी उस बेंच में 13 जजेस के बेंच जज में थे। हाँ जी। और उस वक्त 11 बजे तक शायद एडमिशन्स होते थे, 10:30 से, और 11 बजे से वो 13 जज बैठते थे। तो
थोड़ा बहुत ही हम मिस करते थे। अच्छा। पर मैंने पालकीवाला जी को सुना और सिरवई साहब को सुना, नरेंद्र साहब को सुना, तमाम स्टालवर्ट आप उस टाइम के। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उससे मुझे उस दौरान में अपना रजिस्टर लेके बैठता था पीछे, और इतनी भीड़ तो हुआ नहीं करती थी जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में देखी जाती है। तो जहाँ वकील लोग बैठते हैं वहीं पर बैठ जाते थे। कुछ पिताजी की वजह से भी शायद एंट्री वहाँ मिल जाती थी मुझे। तो मैंने पूरा देखा कि वो कैसे पालकीवाला, मतलब मास्टर कोर्ट ड्राफ्ट था उनका। जी हाँ। अदालत में कैसे व्यवहार करना है, जज के सवालों को कैसे जवाब देना है, किस सवाल का जवाब देना है और किसको किस ढंग से जो है कहते हैं बाईपास कर देना है, छोड़ देना है, घुमाना है। मसलन एक बार एक सवाल शायद पिताजी की तरफ से या जस्टिस मैथ्यू की तरफ से आया था उनके पास, तो उन्होंने अपना बड़े फिल्मी अंदाज कहूँगा मैं उसको, कि उन्होंने चश्मा उतारा, रुमाल लगाया, ऐसे ऐसे किया उसको, फिर चश्मा पहना, फिर एक डायरी निकाली और उन्होंने उसमें पूरा दिखाया कि ऐसे ही वो लिख रहे हैं, और उसको नोट किया, कहा कि मैं इस पर सोच के जवाब दूंगा, मगर फिर उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। और कभी कभी वो ये कह देते थे कि इस पर मेरा एक अलग से पूरी बहस है, मैं उसमें इसको डील करूंगा, जवाब दूंगा। तो मतलब कि ये कोर्ट क्राफ्ट के तमाम पहलू सामने, उसकी एक पूरी एक टेक्निक है, एक तरीका है, उसका एक गुण है वो। बिल्कुल, जरूर। तो वो इन महारथियों को सुनने से बड़ा उसका लाभ मिला मुझे। और मैं इसके लिए कहूँगा कि जो तमाम जूनियर्स आते हैं उनको ऐसे जब बड़े मुकदमे चलते हैं तो वो वहाँ पर सुने, ख़ास तौर से उन वकीलों को सुने जिनको कि वो समझते हैं कि इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बात की सर आपने। जब हमने भी, स्पेशली मैंने भी जब प्रोफेशन ज्वाइन किया था, तो मेरे को सबसे पहला जो गुण मेरे सीनियर ने बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास काम ये है कि आप 10:30 से 4 बजे तक किसी न किसी एक कोर्ट में जाके बैठिए, सुनिए जज का व्यवहार कैसा है, वकील कैसे उसके जवाब दे रहा है, किसके जवाब नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ जो आप बता रहे हैं आपके टाइम से अभी तक भी लागू है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मैसेज आप जो आज यंग लॉयर्स हैं या जो आना चाहते हैं उनको ज़रूरी है कि वो कोर्ट में जाके बहस सुने, कोर्ट का व्यवहार को मद्देनज़र रखते हुए एक कोर्ट क्राफ्ट सीखे। फिर हुआ ये कि पिताजी की मृत्यु हो गई। जब वो अगर मृत्यु न होती उस वक्त, वो 61 साल कुछ के थे, और मेरे ख्याल से चंद्रचूड़ साहब और YB चंद्रचूड़ और जस्टिस मुखर्जी थे वो, और पिताजी ने एक साथ शपथ लिया था, उनमें से 2 की मृत्यु हो गई। तो और इन दोनों को के करीब करीब छोटे छोटे टर्म थे। पिताजी को अगर ना मृत्यु होती तो 11 महीने करीब मुख्य न्यायाधीश बने होते। अच्छा। तो वो सारा समय जो है वो चंद्रचूड़ साहब को मिल गया, तो लिहाजा जो 5 साल था वो 7 साल हो गया था उनका। बहरहाल उनके मरने के बाद फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मैं रहूंगा तो गर्ग साहब वगैरह कि हम जो भी हमको बहस करने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। अच्छा। ये भी ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि निचली अदालत में हाई कोर्ट्स में शुरुआत करने से आपको बोलने का जल्दी मौका मिलता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने वहाँ जाके शुरू किया और बस वकालत वहाँ से चलती। तो आपने अभी अपने पिताजी के बारे में बहुत बोले, तो मेरा ये सवाल है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे आपके करियर के, क्या ऐसा कुछ एक एडवाइस दिया था अपने पिताजी ने कि मगर लॉयर बने तो ऐसा लॉयर बने, ऐसे कुछ? नहीं, पिताजी की दखल संविधान में अधिक थी। हाई कोर्ट में भी उनके फैसले वगैरह जो थे वो मूल रूप से दीवानी यानी सिविल और संविधान के जो मुकदमे होते थे उसमें उनकी पकड़ अच्छी थी।
और यहाँ भी आकर के वो बड़े मुकदमे में बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पर बहस हो रही थी उसमें उनको मौका मिला। फिर सेंट जेवियर्स के केस में माइनॉरिटी राइट्स वाले में भी थे वो, तो उनका उसकी वजह से हम भी फॉलो कर रहे थे। तो संविधान के बारे में ये भी ज़रूरी है वकीलों को कि उस संविधान से थोड़ा भागते हैं लोग पकड़ने में, मगर जब तक संविधान की पकड़ नहीं होगी तो ना फौजदारी ना दीवानी दोनों में से अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने वकालत की है ये कह के कि ये सेक्युलरिज्म हमारे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सेक्युलरिज्म पॉपुलर होगा, उससे और कोई नुकसान नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको आगे बताना चाहेंगे? वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। लिहाजा कोई बंदिश नहीं है कि सरकार के ऊपर कि वो इसको लाना ही होगा, मगर उसका वहाँ रखने का एक महत्व है, ख़ास तौर से जब वो मार्गदर्शक सिद्धांत है और ड्यूटी है स्टेट की एक, तो काफ़ी दिन हो चुके। ज़रूरी क्यों है इसको अब लाने का, वो ये है कि ठीक वही बात जो कि मतभेद पैदा करती है विभिन्न धर्मों के दरमियान या जो धर्म के अनुयायी हैं फॉलोअर्स उनके दरमियान, वही चीज़ इस बात के लिए भी बल देती है कि दोनों के बीच में समानता भी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि असमानता होगी तो वो तनाव भी होंगे कि एक तरफ आप मसलन बेगेमी यानी 2 शादी या 2 से अधिक शादियों का पाबंदी हिंदुओं के प्रति बहुत पहले लग गया 56 में। जी हाँ, 1956 में। फिर धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सनल लॉ था हिंदूज का, उसमें जिसमें कि महिलाओं को अधिकार नहीं था वो भी दे दिया गया, उनको भागीदार यानी को पार्टनर भी बना दिया गया। सो एक तरफ एक धर्म के अनुयायियों के संबंध में तो सुधार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जी हाँ, ये नहीं कि गलत हो रहा है, वो होना चाहिए और होना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जिसको जेंडर जस्टिस कहते हैं, तो वो जरूरी है। बिल्कुल, मतलब आधी आबादी है महिलाओं की देश में और किसी भी समाज में वो तकरीबन होती है हर जगह, तो उसको आप घरों में बंद करके और रोटी बनाने वाली समझ करके या घर में सीमित ना चाकरी करने के लिए कोई गुलाम के तौर पे ट्रीट करें आप, तो ये सब जो पुरानी परंपरा थी और उससे जुड़ी मारपीट और ये वो दहेज और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं जुड़ जाती हैं, तो वो तो उत्थान होना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और धर्म के भी ठेकेदारी पुरुषों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। बात अभी तो वहाँ पहुँची नहीं है जहाँ हम समझते हैं जानी चाहिए, और वो ये है कि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि मंदिरों में आप घुस पाएंगे कि नहीं घुस पाएंगे। सवाल तो ये है कि हिंदू धर्म क्या है, उस पूजा पाठ क्या है, मंदिर कैसे चलेगा, उसके प्रबंध कैसे होगा, इन सभी मामलों में महिलाओं की दखल होनी चाहिए, उनकी भागीदारी उतनी ही जरूरी है जितनी हर घर में जितना पूजा पाठ महिलाएं करती हैं पुरुष नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मगर धर्म के ठेकेदार बने हैं। ये बड़ा भारी विरोधाभास है, तो ये सब परिवर्तन होना चाहिए। तो बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये जरूरी है, मगर इस जब भी कोई बात उठती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो एक ऐसा भयावह दृश्य बनाया जाता है कि जैसे कि अगर आपने इसकी बात करी तो हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे, जो कि सही नहीं है। और जो पंडित और मुल्ला लोग हैं वो भी कुछ इस ढंग से दोनों तरफ से होता है कि वो एक तनाव पैदा हो जाता है और एक इस यूसीसी के प्रति विरोध का माहौल पैदा कर देते हैं। दोनों शामिल हैं उसमें, लगता है जैसे कि कोई भी नहीं चाहता कि ये हो, वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसका धर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं है।
यूनिफॉर्म मतलब बराबर सर आप नहीं, पहली चीज है ये सिविल है, यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं है, बिल्कुल नागरिकता अधिकार है। तो ये इसका ये कहीं नहीं है कि यूसीसी आया तो मस्जिद खत्म होगी या मंदिर खत्म होगा या गिरजाघर खत्म होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से शादी करते हैं, इन चीजों पर इसका प्रभाव नहीं होगा, ना होना चाहिए। डाइवर्सिटी भी जरूरी है, तो आप लोगों को चॉइस भी है, चुनने का भी अधिकार है, तो आप करें सब, उस पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मगर हाँ, इससे होगा क्या, ये होगा कि जिस तरह से आप जो महिलाओं को अधिकार प्रदान कर रहे हैं एक समुदाय के संबंध में, वो हर समुदाय के उसमें होगा। अब ये कि मुसलमानों के दरमियान के बीच में महिलाएं जो हैं उनको भी उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनका भी उतना ही उत्थान होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए जितने की औरों की हो रही है। तो उसमें हमें समझ में नहीं आता कि मतलब किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर एक मुसलमान है, वो भी पिता है, वो क्यों नहीं अपने बेटी और बेटों को एक समकक्ष देख सकता है। तो आपके कहने का आशय ये है कि यूसीसी आने से हम समान अधिकार दे रहे हैं, हम किसी के पर्सनल अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। हाँ, अब आपका 2 शादी और 4 शादी, भाई आप उस 4 शादी से होता क्या, जिस लड़की जो पहली पत्नी होगी उसके ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक जेंडर जस्टिस का विषय है। 4 शादी 5 शादी, और आप जिस तरह से आराम से आपने शादी किया और छोड़ दिया, तलाक कर दिया, ये सब कर दिया, तो एक सिस्टम कॉमन होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुआवजा अलग अलग क्यों होगा? हमारे उसमें लिखा होगा, मान लीजिए, हम नहीं चाहते, हमें बहुत ज्ञान नहीं है इस्लाम और शरिया का, मगर बहुत से लोग कहते हैं कुछ ऐसा नहीं है, पर अगर है भी आपका अपने ढंग का होगा। पर अगर आज एक वाजिब मुआवजे की बात है कि मिलना चाहिए, तो चाहे आप हिंदू का डिवोर्स हो चाहे मुस्लिम का डिवोर्स कर रहा हो आदमी, उसको वही मापदंड समाप्त होने चाहिए। तो ये तो जेंडर जस्टिस का विषय है, इसको अब खामखा ये कि आप हम मतलब एक ऐसा है कि हमें छूइए मत आप। मतलब ये अगर मुसलमानों के जो ठेकेदार बनते हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उसको वोट बैंक समझना चाहती हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि भाई आप अच्छे कार्य करके भी उनके वोट को प्राप्त कर सकते हैं। बनाइए वोट बैंक, प्रजातंत्र जो हमारे यहाँ है उसका एक हिस्सा है, हर कोई अच्छे काम से वोट बैंक बनाए, न कि ये कि जो बातें अब समय काल को देखते हुए पुरानी हो चुकी हैं, उपयुक्त नहीं रह गई हैं। अब मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण जो हो रहा है उस सबको देखते हुए आज महिलाएं कहाँ जा रही हैं? आर्मी में भर्ती हो रहा है, यहाँ भर्ती हो रहा है, आप क्या मतलब अब उनको आप ऑब्जेक्ट, वस्तु थोड़ी समझ सकते हैं। देश चला रही हैं। हाँ, मतलब बराबर के भागीदार हैं उसको। तो यूसीसी अति आवश्यक है, और इससे तो सेकुलरिज्म मजबूत होगा अगर सारे सिविल राइट्स जो है वो एक पैमाने पर समान रूप से आएंगी। तो इससे धर्म से क्या, इससे कोई नहीं कह रहा कि आप पूजा मत करें, नमाज नहीं पढ़ें, इस्लाम को मत माने, ये तो कोई नहीं कह रहा। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ कही सर आपने कि हमें समानता लाने की कोशिश करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो सर पार्वती का एक सवाल है आपके लिए। तो अब हम हिंदी के लाइव लॉ में जो बात कर रहे हैं, एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बहुत डिस्कशन आज समाज में चल रही है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में पहले ही हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की एक कोशिश की गई थी। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? यहाँ भी एक बड़ा भारी भ्रम है, बल्कि 2 प्रकार से भ्रम उठता है। पहला ये कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना है। देखिए, राष्ट्र में जो भी भाषा हो रही है वो सब राष्ट्र की भाषा है। तमिल भी राष्ट्रीय भाषा है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, असमी भी है, बंगाली भी है। तो आपके यहाँ जो सिख लोग की भाषा है पंजाबी। तो ये भाषाओं का क्या है, वैसे भी हर 20 किलोमीटर के बाद बोलने के तरीके बदल जाते हैं, डायलेक्ट्स चेंज हो जाती हैं। तो भाषा सारी राष्ट्र की भाषा है, सबको समान मौके मिलने चाहिए उसको प्रगति करने के लिए, फैलाने के लिए,
अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, उस वजूद को मजबूत करने के लिए वो समान मौका सबको मिलना चाहिए। तो ये राष्ट्रभाषा का प्रश्न उतना नहीं है जितना कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा क्या होगी। झगड़ा यहाँ पर हिंदी और तमिल का, हिंदी और कन्नड़, हिंदी और असमी या मलयालम इसका नहीं है, हिंदी और बंगाली भाषा का नहीं है। जी। कोई विरोध नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि संविधान में हर प्रांत को ये महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो अपने प्रांत के स्तर पर अपनी भाषा और आधिकारिक भाषा तय करें। तो अगर तमिलनाडु ने तमिल भाषा को बना लिया है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। कोई ऐसा आदेश नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर हिंदी चलेगी, अंग्रेजी चलेगी। आज किसी प्रांत में, किसी विधानसभा में अंग्रेजी भाषा नहीं चलती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा में बात करते हैं, वो कर्नाटक में कन्नड़ में बात करते हैं, मलयालम में वो भाषा में बात होती है। तो प्रांतों ने अपनी भाषा चुन रखी, उसको कोई खतरा नहीं है, कोई हटा ही नहीं सकता। संवैधानिक उसमें उसको दिया गया है अधिकार। जी। सवाल ये है कि शुरुआत में ही हिंदी को यूनियन की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जा चुका है, तभी आज नहीं घोषित करना है। ये सन 50 में जब संविधान लागू हुआ तभी हो गया। जी हाँ। और सर्वसम्मति से संविधान में ये तय हो चुकी है। झगड़ा अब केवल इतना है कि हमने जो अंग्रेजी को साथ साथ समानांतर पैरेलल 15 साल के लिए कहा था कि इसको अभी आप चलाए रखिए, बनाए रखिए, वो अब चलते चलते 75 हो गया, 5 गुना समय बीत गया। तो झगड़ा आज हिंदी बनाम अंग्रेजी है। बिल्कुल। हिंदी बनाम तमिल, हिंदी बनाम कन्नड़, हिंदी बनाम जो है वो मलयालम, बंगाली, असमी, ये है ही नहीं। जी। अब राजनीतिक मकसदों के लिए उसको लोग कुछ भी करें, तो ये बात बड़ी स्पष्ट समझने की है कि हिंदी, अंग्रेजी को विस्थापित करके, हटा करके, जी हाँ, वहां से संविधान में, और केवल हिंदी जो है आधिकारिक भाषा यूनियन की होगी। जी। इसके अतिरिक्त आप हिंदी के साथ साथ, जैसे त्रिभाषी है, हम तो समझते हैं कि 4 भाषा पढ़ानी चाहिए, कम से कम एक विदेशी भाषा भी होनी चाहिए। आज ग्लोबल विलेज की बात हो रही है। तो केवल हम लोग हिंदी देश के अंदर एक लिंक लैंग्वेज क्या हो, यहाँ पर अटके हुए हैं। तो 4 भाषा होनी चाहिए, कोई फ्रेंच पढ़े, कोई वो पढ़े, ताकि ग्लोबल जब होगा तो वो भी आपको चाहिए होंगे लोग। कोई देश ऐसे नहीं है जहां पर कि आप अंग्रेजी, चाइना को लीजिए, उनकी अपनी भाषा है। जापान, अमेरिका के अधीन रहा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मगर उनकी भाषा नहीं उन्होंने छोड़ी। तो हमारे पास अपनी एक भाषा होनी चाहिए, और हम तो कहेंगे आपको हिंदी से अगर एतराज है तो तमिल को बना दीजिए, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। सर, जस्ट हिंदी पे ही रहते हुए सवाल ये उठता है कि हम अपने वकालत को हिंदी में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आधी से ज़्यादा जनता है वो हिंदी में ही बातचीत करती है, या उसके और तरीके सब हिंदी में ही चलते हैं। बट कई बार मुश्किलें ये आती हैं क्योंकि ज़्यादातर जो न्यायालय हैं वो अंग्रेज़ी में काम करते हैं, तो वो चीज़ें उनको समझ ही नहीं आती। तो हम हिंदी को और प्रचलित कैसे कर सकते हैं? 1 या 2 टिप अगर आप दे सके तो। तो सर्वप्रथम तो ये है कि देखिए, दिक्कत तो आती है। हाँ जी। बच्चा चलना शुरू करता है, गिरता है 20 बार। जी। तो इस तकलीफ देह सफर से भागना नहीं चाहिए। जी हाँ। भागो मत, बदलो। संदेश ये है पहला। तो बदलाव जरूरी हाँ, है। मतलब शुरू करिए। कोई बात नहीं, बीच में 10-20 शब्द अंग्रेजी के भी आ जाएंगे, क्या है ऐसा। अंग्रेजी से कोई हमें दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी भी रहेगी विषय के तौर पर, जिन्हें पढ़ना है पढ़ेंगे, और पढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत से मुल्क हैं जहाँ अंग्रेजी एक भाषा है। तो
व्यापार और दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तो अच्छा है अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी से वो विरोध नहीं है। नहीं, अंग्रेजी से तो विरोध है ही तो नहीं, ये आप शुरुआत करिए। और अभी क्या हम तो देखते हैं बहुत सी अदालतों में जो जज आए हुए हैं महाराष्ट्र वगैरह से, कोई चंद्रचूड़ साहब ही हैं, कई दफा हिंदी में ही हाँ, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं डायलॉग कर हाँ। वार्तालाप हो जाता है आपस में जब करते हैं, बहुत अच्छी हिंदी हम बोलते तो हैं देख रहे हैं कि बहुत सारी बेंच जो हैं पीठ, अभी जस्टिस विनीत सरन भी हिंदी काफी अच्छी बोलते और हैं। वो तो खैर इलाहाबाद के हैं, इसलिए के। वो उत्तर भारत के हैं, मगर हम देख रहे हैं जो जज यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान इधर से नहीं हैं, जो गुजरात से जस्टिस शाह हैं, हाँ, वो भी अच्छी हिंदी आपस बोलते में हैं, सब उनके हिंदी में कोर्ट ही में। बात करते हैं, और अक्सर पेशकार वालों को भी हिंदी में निर्देश दे देते हैं। तो हम लोग चूंकि कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा हमें लगता है, हमें भी लग रहा होगा कि हम तो 45 साल से हो गए वकालत करते, तो अंग्रेजी में ही करते आ रहे हैं, तो हमको भी लगेगा वही हिंदी हो जाएगी, थोड़ा दिक्कत होगी। पीछे काफ़ी यंग जो एडवोकेट्स हैं वो बार से बेंच में आ गए हैं, तो अब हिंदी भाषा को देखते हुए और आम लिटिगेंट को देखते हुए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, या आप उनको ऐसी कौन सी एडवाइस करना चाहेंगे कि वो उसको ध्यान में रखें? अभी देखिए, जज लोग सब हाई कोर्ट से काम करते हुए यहाँ आते हैं, उनका अपना अपना एक तरीका बन जाता है, और यहाँ पर उनका समय काल बड़ा सीमित होता है, तो अब उसमें कोई परिवर्तन कर पाना तो उनके लिए संभव नहीं है। मगर जो भी है, सबके ज्ञान अलग अलग हैं, कम ज़्यादा होंगे, मगर मूल बात ये होती है कि जो वकील समुदाय है, चाहे जूनियर्स हो चाहे वरिष्ठ अधिवक्ता हों, वो उनको सुनने का मौका दें। जी। कोई ये भावना लेके न निकले यथासंभव कि उन्हें सुना नहीं गया। आखिरी अदालत है, पैसे बहुत खर्चा करते हैं क्लाइंट लोग, और क्लाइंट भी आते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि उनकी बात कह दी गई। सब जानते हैं कि जज मानेगा या नहीं मानेगा ये वकील के हाथ में नहीं है, बिल्कुल, मगर इसका प्रभाव पड़ता है कि वकील अपनी बात जितना था वो मजबूती से कह दिया उसने, तो उसको सुने और फैसले लिखवाएं, खूब फाइनल हियरिंग खूब करें, उससे आगे का जो संस्था है उसको मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी वकीलों की और जजों की दोनों की मजबूत नहीं होगी तो संस्था कमजोर होगी। बिल्कुल, दोनों। और ये चीज फाइनल हियरिंग से ही आती है। ये इंटरिम ऑर्डर में क्या है, आप घर से पढ़ के भी जज लोग आते हैं, करते हैं, एक सवाल पूछते हैं, 2 सवाल पूछते हैं, खटपट हो जाता है, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि उधर रिलीफ मिल गई, इसको क्यों मिला, उसको क्यों नहीं मिला। अगर फाइनल हियरिंग जब होती है, जज सवाल जवाब करते हैं, और तो वो उससे समझ में ज्यादा आता है। जी, और एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि मेरी जनरेशन के लिए सोशल मीडिया तो हम बहुत यूज़ करते हैं, और जैसे लाइव लॉ भी है, आज तो सोशल मीडिया की वजह से हम इतने पॉपुलर हो गए, तो आप सोशल मीडिया में बहुत सारे ओपिनियंस देते हैं, शायद कंट्रोवर्शियल हो या ना हो, लेकिन आप क्या ये आप एक ड्यूटी मानते हैं? जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नॉलेज है, तो क्या ऐसे लोगों को एक ड्यूटी है सोशल मीडिया में आम जनता को ऐसी बातों पे ओपिनियंस देने का? मैं ऐसा समझता हूँ कि सब ये सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का, और लोगों की बात को, उनके जवाबों को, उनके मतों को प्राप्त करके उसको समझने का। क्योंकि चाहे वरिष्ठ अधिवक्ता हो या कनिष्ठ हो, वो ज्ञान जो है वो हमेशा अपूर्ण है, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। और हम लोग हमेशा स्टूडेंट हैं, और वैसे भी तमाम ऐसे समाज के पहलू हैं, हिस्से हैं जहाँ पर हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो
ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो सब मान लें या जो हम कह रहे हैं वो सही है। हमें ये भी तो जानना चाहिए कि और लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय पर। तो जब मैं व्यक्त करता हूँ, इसीलिए कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करूँ समय को देखते हुए। तो उसका मेन मुख्य मकसद ये होता है कि हम जाने की, और जो खास तौर से जो युवा वर्ग है वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच कहाँ खड़ी हुई है। तो ये ऐसा हुआ कि हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम जनता को ये बताएं। हाँ, अगर आप बहुत जानते हैं, रखे हुए हैं और अपने साथ ज्ञान लेके चले गए, आप कुछ व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, मैं कहीं तो करिए, आप सोशल मीडिया में करिए, या आप किताबें लिखिए, आप लेख लिखिए। मतलब हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को छोड़ जाएं अगली पीढ़ी के लिए। उसका कोई फायदा औचित्य नहीं रहेगा। हाँ। आपके सीखने का और ज्ञान प्राप्त करने का। बिल्कुल सही। तो ये दायित्व है, ये इसको मतलब बहुत से लोग, हाँ ये भी है कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि गंभीर विचार विमर्श न करके उल जलूल बातें करना, इधर उधर की बातें करना, गाली गलौज करना, इस सब का भी उसका दुरुपयोग बहुत है। तो ये कहाँ नहीं होता है समाज में, आम जीवन में सदुपयोग दुरुपयोग चलेगा। लेकिन इस बात ये जो आप जो कर रहे हैं ये सोशल मीडिया का यूज, ये सारे सीनियर लॉयर्स या जो पोजीशन में हैं ये लोग कर नहीं रहे हैं। तो क्या आपको ये मानना है कि ऐसा करना है, या बस आप एक हॉबी, आपका ओपिनियन है? नहीं, मेरा कोई हॉबी नहीं, मैं समझता हूँ कि ये दायित्व है और मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता हूँ। और मेरी सलाह तो ये कि सब लोग करें, बाकी उनकी हर एक की अपनी इच्छा है। तो बिल्कुल जी। और एक ये क्वेश्चन है कि आपने रिसेंटली वो हेट स्पीच जो हुआ था मुस्लिम औरतों के खिलाफ, उसके बारे में आपने बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन किया था कि ऐसा नहीं करना है, ये संविधान का ऑपोजिशन में कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज जो समाज में ऐसे हो रहे हैं, क्या आपका ओपिनियन है? हाँ, ये हेट स्पीच तो नहीं होनी चाहिए। अपने ये परिवर्तन की हम बात करेंगे और एक हद तक कानून थोप भी देता है परिवर्तन, जैसे हिंदुओं के संबंध में तमाम बातों में परिवर्तन हुआ है, मगर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि वर्गों के बीच में मारपीट, ये हिंसा, वायलेंस हो, इंसाइट करें। हाँ, खास तौर से महिलाओं के लिए, जैसे वहाँ पर कर्नाटक में देखा हमने कि हिजाब के मसले में सही गलत जो भी हो, आप इधर से तमाम लोग समूह में नारे लगा रहे थे, तो उधर से एक लड़की थी, वो उसने अपना नारा लगाया अल्लाह अकबर करके। तो अब उसको लेकर के मतलब हमने देखा कि बहुत से लोग उसके तरफ भागे और उसको घेरने लगे। तो बदतमीजी, मतलब ये चीज़ें, इससे कुछ होगा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। तो हेट स्पीच तो नहीं होनी चाहिए। मतलब सबको अपना अधिकार है अपनी राय रखने का, और उसको उसी तरह से संभ्रांत ढंग से ये हमें सीखना होगा कि हम किसी विरोध और विरोधात्मक अभिव्यक्ति को के प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं उसको। हम लोग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उतावले हो जाते हैं। तो ये इसके हम लिंचिंग और ये तक वहाँ तक बातें अक्सर पहुँच जाती हैं। तो हम इन सब चीज़ों, तो एक बात हेट से शुरू होती, तो हेट जो है वो कहीं रुका तो नहीं रहता है, उसको आगे वो उसका ग्रोथ होगा, विकास उसका कहाँ होता है जाके, वही मारपीट, लिंचिंग कभी नियोजित ढंग से प्लान्ड वे में होती है और कभी जो है वो मौके पे हो जाती है। तो अभी जो रिसेंटली बहुत सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, तो बहुत सारे यंग पर्सन्स के भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उनके लिए आपके कोई एडवाइस होंगे जजेस के लिए जो अभी अभी प्रोफेशंस में आ रहे हैं? जो हाईकोर्ट वगैरह में नियुक्ति हुई है, हाँ, उनके लिए मेरी राय ये है कि इन नियुक्ति को एक देश के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के लिए
ऐसा समझते हुए अपने भूमिका को तय करें। वहाँ पर जज बन गए, ये तो केवल एक मौका मिला है आपको कि आप न्याय प्रणाली, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें भाग लेते हुए देश के लिए कुछ करें। तो अब जज बनने के बाद हाईकोर्ट में आप आ गए हैं, एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान का अध्ययन करें और तमाम चीज़ों को, यानी अपने ज्ञान वर्धन करने के लिए, नॉलेज को इंक्रीज करने का। हम देखते हैं बहुत से जज बनने के बाद ये समझते हैं कि अब हम जज बन गए हैं तो एक शक्ति मिल गई है, उस शक्ति के लिए हम इसको कुछ दिया, उसको नहीं दिया। ये तो एक केवल उसका एक पहलू है जो होगा, मगर आप जितना अपना ज्ञान बढ़ाएंगे उतने बड़े जज बनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। उतना आपका इतिहास में आपका नाम रह जाएगा, लोग आपके फैसलों को पढ़ते रहेंगे। तो डोंट गो अनसंग। तो ऐसे जाइए कि लोग जैसे कृष्णा अय्यर को याद कर रहे हैं और गजेंद्र गटकर को याद कर अभी रहे भी हैं, पढ़ते हैं उनको। और तमाम, अभी नाम एक ही दो ले रहा हूँ, भगवती जस्टिस भगवती हैं, पालकी वाला साहब हैं, पीएन भगवती जस्टिस। हाँ। सर, अभी हमने देखा कि अभी हम पेंडेमिक से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, तो आपकी एक जो बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी है कि आप अपने कार्यरत होने के बावजूद भी आपने सोसाइटी को वापस दिया है किसी ना किसी तरह से। तो आपको ये करने में का ख्याल कैसे आया, और गिविंग सोसाइटी को बैक टू द सोसाइटी, बहुत लोग नहीं सोचते इस बारे में, तो हमें, जो कि हमको करना चाहिए, तो आप क्या इसके बारे में तो ये हमको पिताजी से ही ये सबक प्राप्त हुआ है कि, और वो घरों में हम देखते हैं कि जिन्होंने उनके लिए बचपन में किया, उनको उन्होंने बुजुर्ग होने पे करें। आप, ये एक हमारे अंदर परंपरा है। अच्छा। बहुत से नहीं करते होंगे, पर हमारे समाज में सब जगह है, चाहे नॉर्थ साउथ कहीं जाएंगे आप। जी हाँ। कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे माता पिता और अग्रज लोग जो हैं, इन्होंने हमारे लिए किया, हम उनको अब वापस करें। बिल्कुल। तो ये मूल हम लोग देखते आए हैं। और जब हम तो जिस अदालत से, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम यहाँ पर पहुँचे, हाँ जी, तो आज भी हम हाई कोर्ट का जो भी मुकदमा करते रहते हैं, हाई कोर्ट से कभी फीस नहीं लेते हैं। जस्टिस मुखर्जी थे, उन्होंने हमको भेजा था लखनऊ करने के लिए उच्च न्यायालय की तरफ से, तो हमने उनको चिट्ठी लिखे दिया था। अच्छा। आई एम मेयरली डूइंग माय ड्यूटी टुवर्ड्स दिस मदर इंस्टीट्यूशन। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो आते हैं मुकदमे, वो गंभीर होते हैं, तो वो हमको भेजते हैं, तो हमने कभी उनसे नहीं लिया। बहुत खूब सर। पैंडेमिक के टाइम में भी पैंडेमिक के टाइम भी ये उसी की बात है कि हम हैं क्या। बिल्कुल। हम लोग का वजूद समाज से है। हम समाज से ही हैं, समाज हमसे है। समाज से हमको प्राप्त होता है, जो भी आप कमा रहे हो, कोई भी कमा रहा है कम ज्यादा, जो भी जिसका है, वो समाज की वजह से है। बिल्कुल। इस संस्था की वजह से है। बिल्कुल। तो हमें ऐसे मौके आते रहेंगे जब कुछ करना चाहिए। अपने अपने ढंग से बहुत से लोग करते रहते हैं। बार एसोसिएशन ने भी किया था और बहुत से और वकीलों ने भी किया। अभी हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो तो बहुत ही करते रहते हैं। उनसे भी सीखा हमने। वेणुगोपाल साहब से हम बहुत सीखते हैं। उनका नाम रह गया था, वो उनसे हमारे 2-3 ही गुरु थे, पिताजी के अलावा आर के गर्ग साहब, और फिर इलाहाबाद में एससी खरे। और वेणुगोपाल साहब के साथ हमने काम कभी नहीं किया, मगर हम उनसे बैठे बैठे नहीं सर, बहुत सीखा है। हाँ, तो वेणुगोपाल साहब के पास जाने का, हर बार जाने का मतलब है उनसे कुछ नया सीखना। ये सर, आप, वेणुगोपाल सर और आप जैसे कई लोग में जो ये चीज़ आप लोगों ने अपनाई है कि सोसाइटी को वापस देने की, जो सोसाइटी से आपसे मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली जो जनरेशन ऑफ लॉयर्स है वो भी इसको अपनाएं और समझें। सो सर, हिंदी में बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। हिंदी को हम और ज़्यादा सरल और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि शुरुआत में कहा कि हमने ये सीरीज़ शुरू करी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ हमारे दर्शकों को ये पसंद आएगा,
बल्कि आप हमारा इसमें मार्गदर्शन आगे भी करते रहेंगे। अवश्य करते सर, रहेंगे। बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आप लोगों से बातचीत करके, और हिंदी को जो बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं नमस्कार बहुत सर। सही कदम है, सामयिक है। नमस्कार सर।